टेंसर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको ये बताया था कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जबकि दूसरा क्या है, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस केस में क्या होगा, एक्स आई किसका फंक्शन बनेगा, फंक्शन ऑफ एक्स बार 1, एक्स बार 2 एंड सो ऑन एक्स बार n। ठीक है, और एक्स बार जे फंक्शन किसका बन गया था, x1 x2 अप टू xn का। इस तरह से हमने लिखा था। इस वाले रिलेशन को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ये फाइंड करूं dxi इक्वल टू किसके होगा, डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार 1 dx बार 1 प्लस डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार 2 dx बार 2 प्लस डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार n और dx बार n। इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से यहां से dx बार j इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एक्स बार j बाई डेल एक्स 1 dx1 प्लस डेल एक्स बार j बाई डेल एक्स 2 और dx2 प्लस एंड सो ऑन डेल एक्स बार j बाई डेल एक्स आई और डेल एक्स n और dxn। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये डेरिवेटिव मेरे पास इस तरह से आ गया। अब यहां से मैं कुछ चीजें हैं जो मैं लिख सकता हूं, देखो आप। देन एक तो मैं क्या लिख सकता हूं, dxi इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं समीशन ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार के। ठीक है, डेल एक्स बार या और कुछ लिख देता हूं मैं, कोई भी इंडेक्स जरूरी नहीं है के लिखे, एल लिख देता हूं मैं, डेल एक्स बार एल। ठीक है, और डी एक्स बार एल वेयर एल इक्वल टू 1 to n। इस तरह से मैंने लिख दिया। दूसरा रिलेशन है डी एक्स बार जे और इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू समीशन ऑफ डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स एम मैंने कर दिया इसको, और डी एक्स एम वेयर m इक्वल टू 1 to n, m इक्वल टू 1 to n। अब यहां पर ये दो एक्सप्रेशंस मेरे पास आ गए हैं। इनके अंदर आप देखिए, इनके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये वाला पार्ट। ठीक है, इधर तो केवल आई आ रहा है, इधर वाले पार्ट में देखो आप, इंडेक्स एल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इंडेक्स एल कैसी इंडेक्स है, यहां पर रिपीटेड इंडेक्स है। ठीक है, एल रिपीट हो रहा है, एक तो लोअर पार्ट पर आ रहा है, ये किस पर जा रहा है, अपर पर जा रहा है। ठीक है, तो लोअर और अपर पार्ट पर इंडेक्स एल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए ये इंडेक्स एल क्या कहलाएगी, डमी इंडेक्स कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको, डमी इंडेक्स या फिर रिपीटेड इंडेक्स कहेंगे। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इंडेक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि डमी इंडेक्स को किसी भी नए इंडेक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस एक्सप्रेशन में, इसमें मैं एल की जगह अगर कुछ और रख दूं, मैं यहां पर सपोज ये है मेरे पास समीशन डेल एक्स आई बाई डेल एक्स, मैंने एक्स बार एल्फा और डी एक्स बार एल्फा, मैंने एल की जगह एल्फा रख दिया और एल्फा इक्वल टू किसके हो गया, 1 to n। कोई फर्क पड़ा क्या एक्सप्रेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वेरी करवाओगे, एल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहली टर्म यही आएगी, और आप l इक्वल टू 1 रखोगे तो भी पहली टर्म यही आएगी, फिर l इक्वल टू 2 पर दूसरी टर्म, 3 पर। तो आप अगर इस इंडेक्स को किसी नए इंडेक्स से रिप्लेस करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ रहा है कि डमी इंडेक्स को आप किसी भी समय, किसी भी स्टेज पर, किसी भी पर्टिकुलर टर्म में या किसी भी पूरे एक्सप्रेशन में कभी भी किसी भी नए इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंडेक्स आप इसमें देखो आई इंडेक्स कैसी है, यहां पर नॉन रिपीटेड। आई यहां पर केवल एक बार आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है।
ठीक है, नॉन रिपीटेड है तो ये इंडेक्स क्या कहलाएगी, रियल इंडेक्स कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको, रियल इंडेक्स। तो नॉन रिपीटेड इंडेक्स हमारी क्या कहलाएगी, रियल इंडेक्स। इधर वाला एक्सप्रेशन में मैं देखूं, अब आपसे अगर पूछा जाए इधर वाले एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स कौन है, एम, एम तो डमी हो गया, डमी, ठीक है, और जे इसके अंदर क्या है, रियल इंडेक्स, रियल इंडेक्स, ठीक है। तो डमी इंडेक्स को आप हमेशा इंटरचेंज कर सकते हो किसी भी नए इंडेक्स से, लेकिन रियल इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर टर्म में। तो इस तरह से आप डमी और रियल इंडेक्स को लिख सकते हो। दूसरी चीज आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स कौन सी है, एल, तो समीशन किस पर चल रहा है, एल पर चल रहा है, समीशन किस पर चल रहा है, एल पर। इस वाले एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स कौन सी है, एम, तो समीशन भी किस पर वेरी कर रहा है, एम के रेस्पेक्ट में। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि जो डमी इंडेक्स है उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, समीशन होगा। तो आप लिख सकते हो समीशन, समीशन ऑलवेज वेरी with respect to dummy index, with respect to dummy index। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई इंडेक्स किस तरह की है, डमी है, उस केस में समीशन हमेशा डमी इंडेक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, वेरी करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल दिया जिसे कहते हैं आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। तो उसका क्या मीनिंग है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या होता है, अपन ये कह रहे हैं कि समीशन हमेशा किस पर वेरी करता है, वो समीशन हमेशा किस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा, डमी इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब आपको पता है कि समीशन हमेशा डमी इंडेक्स के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा तो फिर बार बार आपको समीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंडेक्स में डमी इंडेक्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स आ रही है तब आपको समझ जाना है कि उस इंडेक्स पर क्या चल रहा है, समेशन चल रहा है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू पुट, देयर इज नो नीड टू पुट समीशन, समीशन with respect to dummy index या with respect to dummy indices, it's obvious, it's obvious। तो डमी इंडिसेज के रेस्पेक्ट में आपको समीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है, आपको यही मानकर चलना है कि वहां पर समीशन है, इसलिए बार बार समीशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक दो समीशन तो आप लिख दोगे, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में सपोज 10 इंडेक्स ऐसे हैं जो डमी बन रहे हैं, तो फिर आपको हर इंडेक्स के रेस्पेक्ट में वहां पर समीशन लगाना पड़ेगा, तो 10 बार समीशन लगाना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए आइंस्टाइन ने क्या किया, कहा कि अगर डमी इंडेक्स किसी एक्सप्रेशन में है इसका मतलब उस पर समीशन है, तो अब आप समीशन मत लिखो, वैसे ही उस टर्म को लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी टर्म इस तरह से लिख रहा हूं, नंबर 1 सपोज इस तरह से मैं लिख देता हूं, चलो ए आई वन x1 प्लस ai2 x2 प्लस ain और xn, सपोज ये कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए आई, और मैंने सपोज जे लिख दिया यहां पर, और एक्स जे, वेयर जे इक्वल टू 1 to n। आप देख सकते हो इसको, जे इक्वल टू 1 अगर मैं लूंगा यहां पर तो फर्स्ट टर्म आ गई, जे इक्वल टू 2 पर मेरी सेकंड टर्म आ गई, जे इक्वल टू n पर मेरी nth टर्म आ गई। तो जे इक्वल यहां पर, अब ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि समीशन जिस पर चल रहा है जे पर, वो जे क्या है, यहां पर रिपीटेड है, यहां लोअर पार्ट पर आ रहा है, यहां पर किस में आ रहा है, अपर पार्ट में। तो जे यहां पर क्या हो गया, डमी इंडेक्स हो गया, तो इस पर समीशन चल रहा है। तो आइंस्टीन ने कहा कि इसको आप इतना ही लिख दो, केवल ए आई जे
और एक्स जे, ए आई जे और एक्स जे। तो ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से इसको हमने लिख दिया। केवल अगर इतना लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, आपको इसमें ये देखना है इस एक्सप्रेशन में तो आई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आई कैसी इंडेक्स हो गई, रियल इंडेक्स। जे यहां पर क्या है, रिपीटेड इंडेक्स है, तो जे यहां पर किस तरह की इंडेक्स हो गई, डमी इंडेक्स। अब समेशन हमेशा किस पर होगा, डमी इंडेक्स पर। तो ये ऑब्वियस है कि इस पूरे एक्सप्रेशन पर ये समेशन लगा हुआ है, आपको समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाए कि कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से लिखो, जैसे ये आपको दे रखा है, तो ये फिर इसका आंसर होगा ए आई जे इंटू एक्स जे। एक और एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज मैंने ये लिख दिया G11 dx1 स्क्वायर प्लस G12 dx1 dx2 प्लस G1n dx1 dxn प्लस G21 dx2 dx1 प्लस G2n dx2 dxn प्लस इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में मैं चला गया Gnn dxn का स्क्वायर। इस तरह का मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका बताइए आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो इसको ये लिख सकते हो डबल समेशन ऑफ जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे आई इक्वल टू 1 to n और j इक्वल टू 1 to n। इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ओरिजिनल आपके पास, इसमें कोई अंतर नहीं है। आई और जे को आप वेरी करोगे, दोनों की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म आ गई, एक की वैल्यू 1 ली फिर 2 ली, इस तरह से आप लास्ट में जब दोनों की वैल्यू n लोगे तो लास्ट वाली टर्म आ गई। तो इसके अंदर सारे आने, अगर इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से लिखना है तो ये किसके इक्वल लिखोगे, इसको आप जी आई जे डी एक्स आई और डी एक्स जी। ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन की सहायता से इसको मैंने लिख दिया। क्या किया है यहां पर अपन ने, आई रिपीटेड इंडेक्स है, डम इंडेक्स है, इसका मतलब आई पर समेशन होगा निश्चित रूप से। जे यहां पर क्या है, डम इंडेक्स है, तो जे पर भी निश्चित रूप से क्या होगा, समेशन होगा। तो ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का फायदा है कि यहां पर अब आपको बार बार दो समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस जो भी आपको लगानी है वो आप फिर कंटिन्यू इस पर लगाइए, लेकिन ये माइंड में हमेशा होना चाहिए कि आई पर समेशन चल रहा है और जे पर समेशन चल रहा है। डमी इंडेक्स जहां पर भी होगी वहां पर निश्चित रूप से क्या चलेगा, समेशन चलेगा। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा। तो क्रोनेकर डेल्टा क्या होगा, इसको हम इन जनरल ये डिनोट करते हैं डेल्टा आई जे, और इसकी वैल्यू ये होती है डेल एक्स आई बाई डेल एक्स जे विच इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू 1 होगी व्हेन आई इक्वल टू जे, और वैल्यू 0 होगी व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन है। जब भी इंडेक्स इक्वल है वैल्यू 1 है, जब भी इंडेक्स डिफरेंट है वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्रोनेकर डेल्टा को। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये अगर आपको फाइंड करना है, सपोज क्रोनेकर डेल्टा आई जे और इनटू सपोज मुझे ए आई करना है, इनटू ए आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो आप इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू मैं किसको वेरी कर रहा हूं, आई को, क्योंकि भाई इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है समीशन डेल्टा आई जे और ए आई यहां पर रिपीट डमी इंडेक्स है तो आई पर समीशन चल रहा है 1 से लेकर कहां तक, एन तक, ये है। ठीक है भाई, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से लिखा हुआ है, तो यहां पर आई आपका रिपीटेड इंडेक्स है, इसलिए जो डमी इंडेक्स बनेगा उस पर हमेशा क्या चलेगा, समेशन चलेगा। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो आई इक्वल टू जब मैं 1 लूंगा
तो जे से डिफरेंट है, तो क्रोनिकर डेल्टा की वैल्यू जब भी डिफरेंट लोगे, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे, तो क्या बनेगी 0। फिर आई की वैल्यू मैं 2 लूंगा, 3 लूंगा, सोन। आई की वैल्यू जब मुझे क्या लेनी है, जे, तो आई की वैल्यू जे पर ये जो क्रोनिकर डेल्टा इसकी वैल्यू तो क्या बन गई 1, और आई इक्वल टू बाकी में क्या रिप्लेस कर देंगे जे, तो क्या आ गया मेरे पास ए जे। किसके इक्वल आया, ए जे के इक्वल। ठीक है, तो क्या किया मैंने, आप इस तरह से ध्यान रखिए इसको, आई जो इंडेक्स रिपीटेड था वो तो हट गया, और ए के साथ क्या आ गया मेरे पास, जे आ गया। कोई दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आप ले सकते हो, सपोज ये फाइंड करना है आपको, क्रोनिकर डेल आई जे इंटू बी जे के, सपोज इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, डम इंडेक्स कौन है यहाँ पर, जे को वेरी करोगे, जे इक्वल टू 1 2 3, जे इक्वल टू जब आई आएगा तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, और जे को मैं आई से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बनेगा बी आई के, बी आई के। ठीक है, तो जो रिपीटेड इंडेक्स है वो हट चुकी है, अपर में आई बचा, लोअर पार्ट पर के बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं क्रोनिकर डेल्टा की। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि डेल्टा आई आई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आई आई की वैल्यू, अब ध्यान रखना आप, आई इंडेक्स है, आई नंबर नहीं है, अगर मैं आई को क्या ले रहा हूं, इंडेक्स, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है समीशन ऑफ डेल्टा आई आई, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, क्योंकि आई क्या है यहाँ पर, डमी इंडेक्स है। आई अगर डमी इंडेक्स है तो आई पर 1 से लेकर n तक समीशन चलेगा, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डेल 1 1 पहली टर्म, डेल 2 2 दूसरी टर्म, और डेल n n लास्ट वाली टर्म, सबकी वैल्यू 1 1 आएगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n टाइम्स, इक्वल टू किसके आ गया, n के। तो अगर इंडेक्स आई आपकी क्या है, डमी इंडेक्स है, उस केस में क्रोनिकर डेल आई आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर। अगर n डायमेंशनल स्पेस दे रखा है क्या, vn, किसके अंदर देख रहे हैं हम, vn के अंदर, अगर v3 होता तो 3 हो जाती वैल्यू, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स आई बाई डेल एक्स जे, और डेल एक्स जे बाई डेल एक्स के, तो इसमें आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है, चेन रूल बनेगा, क्योंकि जे पर समीशन चलेगा, तो इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लिख पाओगे आप, डेल एक्स आई बाई डेल एक्स के, और ये क्या बनेगा आपका, क्रोनिकर डेल आई के, क्रोनिकर डेल आई के। ठीक है, ये तो इस तरह से आप क्रोनिकर डेल को अप्लाई कर सकते हैं। क्रोनिकर डेल के कि ये टेंसर बनेगा या नहीं बनेगा, वो मैं अभी जब टेंसर्स कितने टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, वो सारी चीज़ें जब हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर आपको क्रोनिकर डेल्टा के बारे में और डिटेल में चीज़ें बताएंगे। अभी केवल क्रोनिकर डेल्टा की जो ऑपरेशन है वो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।